नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही, मैं एक तरह से कह सकती हूं कि एक बोल्ड राजनेता हैं। मेरे साथ हैं भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। बहुत सालों से वो जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे, एक्टिवली पॉलिटिक्स से बहुत सालों से जुड़े रहे, पार्षद भी रहे हैं। इस वक्त वो नगर निगम के अध्यक्ष हैं। एक अहम जिम्मेदारी है। बहुत बार इनका नाम चला कि इनको विधायक का टिकट भी मिल सकता है। बोल्ड मैंने इनको इसलिए बुलाया क्योंकि अध्यक्ष के पद में आके कुछ उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए जिसके कारण इनकी छवि एक बोल्ड राजनेता के रूप में बन गई। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुक्ता जी। आप एक एक्टिव पॉलिटिशियन तो शुरू से रहे हैं, बहुत कम उम्र से आप संघ से जुड़े रहे, छात्र राजनीति में भी आपने हिस्सा लिया, पार्षद रहे, अध्यक्ष हैं आप। एक आपने जो स्टेप उठाया, आपने भोपाल को पिग फ्री कर दिया है बिल्कुल तरह, और इसके पीछे बहुत आपको, मतलब हम कह सकते हैं कि एकदम आपको संघर्ष एक करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से पूरा जो पिग माफिया है वो आपके पीछे पड़ा था। आपके दफ्तर भी आ गया था धरना करने, आपको अपशब्द कहने, आपको डराने, बट आप पीछे नहीं हटे। तो थोड़ा सा ये बताइए कैसे हुआ। मुक्ता जी, मेरे पास जब मैं नगर निगम के ऑफिस में बैठा था, एक बुजुर्ग परिवार आके मुझे से मिला और उन्होंने अपनी जब व्यथा बताई तो मेरा मन क्रोध से बहुत भर गया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर सूअर की कंप्लेंट की है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के पीछे बहुत सूअर हो गए हैं और उसके कारण गंदगी फैल रही है। वो समय बेसमय पूरे समय चिल्लाते रहते हैं जिसके कारण डिस्टरबेंस हो रहा है। और जब उन्होंने इस बात की कंप्लेंट की तो कुछ असामाजिक तत्व उस दंपत्ति से झगड़ा करने पहुंच गया। मैं सरप्राइज था कि ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन पे अगर कंप्लेंट करता है कि सूअर बहुत ज़्यादा हैं और उनके कारण आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, तो ये लड़ने कौन जा सकता है। तब पता चला कि जिसको हम सब ये मानते थे कि शहर के अंदर जो सूअर है, हर गली मोहल्ले में जो सूअर हैं, सबको ये लगता था कि ये जंगली सूअर हैं। मुझे लगता नहीं कि अधिकांश लोगों को ये पता होगा कि ये पाले जा रहे हैं। मुझे भी सही पूछो तो तभी पता चला कि ये कोई जंगली सूअर नहीं है, बल्कि इन सबको सूअर को शहर के अंदर पाला जा रहा है और लगभग 52 लोग ऐसे हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं। तो मैंने और क्या क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा साहब ये जो सूअर पालक हैं, ये आप देखिए कि स्लम जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में सूअर थे उसकी मल्टियों के जो सीवेज के पाइप हैं 99% सीवेज पाइप टूटे हुए दिखते थे। सीवेज लाइन में बोरियां भर दी जाती थी, सीवेज के चेंबर हटा दिए जाते थे, नाले में सूअर छोड़ दिए जाते थे, और ये इसलिए कि सूअर उसी से अपना काम चलाता है। तो मुझे ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि आज एक शहर दूसरे शहर से स्वच्छता में कंपटीशन कर रहा है कि अधिक स्वच्छ शहर कौन सा होगा, और शहर के अंदर कुछ व्यवसाय ऐसे जो गंदगी फैलाने का काम चल रहा है। ये कैसे हो सकता है जी। तो नगर निगम के सभी बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मैंने बैठक करके मैंने उनसे कहा कि भोपाल राजधानी है और इसको हमें पिग फ्री सिटी बनाना है और बहुत प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी है। यहाँ तक कि मैंने कहा कि हमें नगर निगम की जो हमारे अधिनियम है, उस अधिनियम में हमें ये शक्ति प्राप्त है कि ज़रूरत पड़ी तो हम पिग शूटर रख के भी सूअर मुक्त शहर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। फिर मैंने सारे अधिकारियों से चर्चा की कि इस पर हमें काम करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
स्वयं झाड़ू उठा करके देश में स्वच्छता का वातावरण बनाने का काम कर रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है। और कुछ व्यवसाय शहर में गंदगी फैलाने का बड़ा पूरा एक तंत्र विकसित किए हुए हैं। देखिए मुक्ता जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी के व्यवसाय से हमें कोई आपत्ति नहीं है। व्यवसाय करे, खूब अच्छे से करे, पर व्यवसाय कहाँ करे इस पर आपत्ति है। और आपके व्यवसाय से अगर गंदगी फैल रही तो उस पर हमारी डबल आपत्ति, वो हम नहीं होने देंगे। उसमें अगर हमारी बुराई भी होती तो हमें बुराई मंजूर है। तो हमने फिर ये स्टेप उठाए, नगर निगम के हमारे पिग स्क्वाड को हमने लगाया और सुअर की धरपकड़ शुरू करी। तब मेरे पास ऑफिस में ये सुअर पालक सब आए। शायद उनको लग रहा था कि नगर निगम अध्यक्ष जी पे हम दबाव बना देंगे और ये अपना स्टेप वापस ले लेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए मुझे कि भोपाल की आबादी कितनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता। तो मैंने कहा नगर निगम का जो हमारा चुनाव हुआ है वो चुनाव 24 लाख मतदाताओं पे हुआ है, और तुम 52 लोगों को खुश करने के लिए मैं 24 लाख मतदाताओं को गंदगी के हवाले कैसे कर सकता हूँ। आपके व्यवसाय से हमें कोई आपत्ति नहीं, पर व्यवसाय शहर में करोगे और गंदगी फैलाओगे तो वो हम नहीं करने देंगे। ये बात मैं आपके मुंह पे बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो उन्हीं को कहा है, सुअर पालकों को कहा, आप अपना व्यवसाय को ऐसे जगह पे लेके जाइए जिस स्थान पर आपका व्यवसाय भी सुव्यवस्थित संचालित हो सके और शहर में गंदगी भी ना हो। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि अध्यक्ष जी थोड़ा हमें समय दीजिए, हम भी आपके इस अभियान में आपका सहयोग करेंगे। और जिनको लगता था कि नहीं ये थोड़े समय का स्टेप है, उनके लिए निगम का हमारा तंत्र हमने पूरा लगा दिया था। गाड़ियां हमारी हर क्षेत्र में पकड़ने का काम कर रही थी और हम भोपाल शहर को पिग फ्री बनाने के लिए संकल्पित होकर के ताकत के साथ काम कर रहे थे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमने भोपाल शहर को पिग फ्री सिटी बना दिया। आपने बना दिया, बधाई के पात्र हैं। ये बताइए, जो डॉग्स का आतंक है, लगातार ये बात होती है और उसमें जो कई डॉग प्रेमी हैं वो भी सामने आ जाते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जंगली कुत्ते हैं उससे बहुत नुकसान हो रहा है, यानी लोगों को वो काट रहे हैं और उससे बहुत दिक्कतें आ रही है, उसको लेकर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुक्ता जी, ABC एक्ट है, एनिमल वेलफेयर कमेटी की कुछ सिफारिशें 2023 की हैं और उसके पूरे प्रावधान हैं। उन प्रावधानों के तहत हम स्ट्रीट डॉग का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उनको एंटी रेबीज इंजेक्शन दे करके उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं ताकि काटने पर किसी को जो रेबीज ना फैले। एक दूसरा, हम उनकी नसबंदी कर सकते हैं, पर हम भी नियम कायदों से बंधे हुए हैं, यानी कोई भी नगर निगम शहर के कुत्तों को पकड़कर जंगल में नहीं छोड़ सकती, ऐसे नियम हैं, ऐसे प्रावधान हैं। यानी हम रीलोकेट भी करेंगे, वो भी गलत है। नियम तो ये कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता बीमार है तो नगर निगम की गाड़ी जाएगी, उसको उठाएगी, उसका प्रॉपर इलाज करेगी और उसको वापस उस स्थान पे छोड़ेगी। तो आपको लगता है इस नियम में बदलाव की जरूरत है? मुझे लगता है ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चित्र जब हमारे सामने इस प्रकार के आते हैं कि स्ट्रीट डॉग ने छोटे बच्चों को काट लिया, तो हम सबका मन बहुत दुखी हो जाता है। तब हमें लगता है कि ये नियम कायदे ज़रूर बदलने चाहिए। तो इस पे आपने कोई पहल करी है? देखिए, आने वाले समय में सरकार के साथ बातचीत करके हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि इस पर कोई अलग से इफेक्टिवली कार्य योजना तैयार हो, जिससे शहर की आबादी और बच्चों को कुत्ते के काटने का भय ना रहे। इस प्रकार की किसी कार्य योजना पर हम निष्कर्ष जल्दी आप करेंगे। हम लोगों ने विधानसभा में देखा था, स्पीकर थे गिरीश गौतम जी ने, उन्होंने एक पूरी किताब बनाई थी जिसमें असंसदीय वर्ड्स हैं जो ना यूज़ हों। ऐसे ही आपने नगर निगम में पहल की है, मेरे ख्याल से कुछ 800 शब्द आपने चिन्हित किए हैं। तो ये थॉट क्या आपको यहीं मध्य प्रदेश विधानसभा से आया था? हाँ, मेरे ये
नॉलेज में था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में आदरणीय गिरीश गौतम जी तत्कालीन जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस प्रकार के नवाचार किए थे कि हमारे सदन के कार्रवाई के दौरान सदन में मौजूद सदस्यों द्वारा जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, कभी वो दुर्भावना से बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर भावावेश में आकर के वो ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिससे सदन की मर्यादा भी छीण भिन्न होती है और बोलने वाले की भी इमेज पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी। राजनीति की प्रथम पाठशाला कही जाती है नगर नियम, पार्षद यानी प्रथम सीढ़ी, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि जिस प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन को बेस माना जाता है और उस बेस को जितना हम मजबूत कर देंगे तो हायर एजुकेशन उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी होगी। तो क्यों ना निगम अध्यक्ष की जो मेरी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, मेरा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व ये कहता है कि इस पाठशाला को भी हम संसदीय भाषा में कैसे ला सकते हैं। हमारे जितने सदस्य हैं, सम्मानीय पार्षद लोग हैं, मैं उनका भी कह रहा हूँ कि उनकी कोई ऐसी भावना नहीं रहती कि अमर्यादित शब्द बोलना है, पर कभी किसी ने उनसे कहा ही नहीं है, कभी इस बात के प्रयास हुए ही नहीं है कि पार्षदों को भी संसदीय शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे शब्दों का संचालन के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कभी कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो सदन की मर्यादा पर भी बुरा प्रभाव डाले और सदस्य जो गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है उसकी भी मर्यादा छिन्न भिन्न हो। तो मैंने गिरीश गौतम जी के साथ बैठना हुआ, फिर हमने वहाँ से पूरा डाटाबेस लिया और डाटाबेस लेने के बाद हमने उसमें शॉर्ट लिस्टिंग की और 838 शब्दों को हमने भोपाल नगर नियम में लागू किया जो हमें लगते थे कि भोपाल नगर नियम में ये शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए सदन के संचालन के दौरान। वो हमने एक उसकी पुस्तिका प्रकाशित की और वो सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को मैंने भिजवाई और मैंने सबसे आग्रह किया कि इस पुस्तिका का आप अध्ययन करिए और आप इस बात का प्रयास करिए कि सदन के संचालन के दौरान कभी ये जो असंसदीय शब्द है ये आप भावावेश में आकर इस्तेमाल ना करें। तो सबने इसको बहुत एप्रिशिएट किया है और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि भोपाल नगर नियम देश की पहली नगर नियम है जिसने असंसदीय शब्दावली की बुकलेट प्रकाशित करके सभी जनप्रतिनिधियों को वितरित की है। और ये नवाचार केवल भोपाल नगर नियम में हुआ कि असंसदीय शब्दावली सदन के संचालन के दौरान कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। ये देश के अभी किसी निगम में नहीं। वाह, क्या बात है सर, कितने फर्स्ट आपके उसमें आ रहे हैं, सीवी में आ रहे हैं। हाँ, ये बताइए एक चीज़ और मैंने आपके बारे में पढ़ी थी, जैसा कि आप एक बार पार्षद रह चुके हैं, दोबारा जो आपको टिकट मिलना था तो वहाँ चूँकि वो वुमेन की सीट हो गई थी तो आपको कहा गया कि वाइफ को लड़वा दीजिए, उनको खड़ा कर दीजिए, तो आपने बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि नहीं, चूँकि वो राजनीति से कनेक्टेड नहीं है तो वो नहीं लड़ेंगी चुनाव। तो ये तो मैंने किसी राजनेता को करते नहीं देखा है। वो अपनी सीट छोड़ रहे होते हैं या रिजाइन कर रहे होते हैं तो अपनी वाइफ को वो सीट गद्दी सौंप के जाते हैं। देखिए, मैं मुक्ता जी बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, बाल स्वयंसेवक रहा हूँ। जब 5वीं कक्षा पास की थी और 6वीं में आया था तब मैंने प्राथमिक वर्ग कर लिया था और जब 10वीं में आया तब मैं संघ का विस्तारक हो गया था और संघ के ही कार्यालय में देवपुत्र कार्यालय में मैं रहता था। हाँ। तो बचपन से मुझे जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा इस प्रकार से है कि जो मेहनत कर रहा है उसको अवसर मिलना चाहिए। जब 2010-15 में मैं पार्षद था और उसके बाद जब वार्डों का रिजर्वेशन हुआ तो उसमें मैं जिस वार्ड से पार्षद था वो महिला आरक्षित हो गया और आसपास के कोई भी वार्ड ऐसे नहीं थे जहां से मैं चुनाव लड़ पाऊँ। रिजर्वेशन की परिस्थिति ऐसी थी। तो पार्टी के नेताओं ने मुझसे कहा कि आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दीजिए क्योंकि आपके अनुकूल आसपास कोई वार्ड बचा नहीं और हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, पर अब स्थिति ये नहीं है तो आप अपनी वाइफ को चुनाव लड़ा सकते हैं। तो मेरा उनको स्पष्ट कहना था कि मेरी वाइफ भारतीय जनता पार्टी की वोटर है, कार्यकर्ता नहीं है। और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जो बहनें वर्षों से पार्टी में काम कर रही हैं उनको इसका अवसर मिलना चाहिए। मेरी पत्नी, चूँकि मैं पार्टी का लीडर हूं या कार्यकर्ता हूं और मैं पार्षद रहा हूं, इसलिए मेरी पत्नी को उस वार्ड से टिकट दे दिया जाए, ये ना तो मेरे सिद्धांतों से मेल खाता था
और ना मुझे इस बात के लिए मेरा मन कभी तैयार था। इसलिए जब मीडिया के भी मित्रों ने उस समय मुझसे पूछा था कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरा वार्ड तो अब महिला हो गया तो मैं अपनी पत्नी को लड़ाऊंगा, आपका वार्ड भी महिला हो गया तो आप क्या करेंगे, तो मैंने स्पष्ट मीडिया में भी ये बात मीडिया के मित्रों से शेयर की थी कि मैं मेरी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की वोटर है, कार्यकर्ता नहीं है, और टिकट कार्यकर्ता को देना चाहिए। मैं ये इस बात का पक्षधर हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। कुछ बात करते हैं नगर निगम की, जैसे हम लोगों ने इतनी सारी आपने जो नवाचार किए हैं उस पर बात की। अध्यक्ष का पद है, एक गरिमा का पद है, हालांकि आप जुड़े बीजेपी से हैं, कांग्रेस भी आपके सामने रहती है, बीजेपी भी रहती है, कैसे अपने आप को आप बिल्कुल इम्पार्शियल रख पाते हैं? बहुत कठिन काम नहीं है मुक्ता जी। अच्छा। बल्कि मैं कहता हूँ कि बहुत सरल काम है। आप निष्पक्ष रहिए, सब आपकी बात मानेंगे। ये नहीं लगना चाहिए कि अध्यक्ष स्वयं किसी सदस्य के साथ भेदभाव कर रहा है। आसंदी पे बैठे हुए अध्यक्ष की ये दायित्व बनती है कि सदन के सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिले, अपनी बात रखने का उसको समय मिले, और कोई नए पार्षद भी हैं और वो उनको झिझक हो रही है, आज हमारी 50% महिला बहनें पार्षद हैं, तो मैं उनको भी पर्याप्त अवसर देता हूँ, चाहे वो किसी भी दल की हो, क्योंकि अगर उनको अवसर नहीं देंगे तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा सदन में बोलने का। तो अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस प्रकार के हमारे जो यंग लीडरशिप है या नई लीडरशिप है उसको प्रमोट करने का काम करूं। सदन में सभी सदस्य अपनी बात रख पाएँ, चाहे वो अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित हो, चाहे अपने वार्ड से संबंधित हो, चाहे निगम की पॉलिसी से संबंधित हो, चाहे निगम के किसी परियोजना के संबंध में उनके अपने सुझाव हों। देखिए, मैं एक बात का और बहुत स्पष्ट पक्षधर हूँ, बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुमत से हर चीज़ पास करते चले जाएं। पास भी होनी चाहिए, बहुमत से स्वाभाविक पास होती है, पर उसमें सभी सदस्यों की सहभागिता जब होती है, हो सकता है उस समय कोई अगर सदस्य किसी प्रस्ताव के संबंध में विपरीत बोलता है तो हो सकता है उस समय सत्ता पक्ष के सदस्यों को चुभता होगा कि ये हमारा प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप उसको विरोध मत देखिए, बल्कि आप उसको इस रूप में देखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर ये हम ऐड कर दें तो ये प्रस्ताव और ताकतवर बन सकता है। हाँ। लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष क्यों है? पक्ष तो एक मर्यादा में बंधा हुआ होता है जी, पर विपक्ष ही हमारी कमी गिनाता है जी, यह सुझाव देता है कि इस प्रस्ताव में ये दो बातें और सम्मिलित करिए, ये प्रस्ताव तब और अच्छा होगा। उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, तब जाकर के हम शहर का और जनता का अधिक हित कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। गाय के विषय में बात करना चाहती हूँ। अक्सर हम देखते हैं रोड्स में गाय हैं, आप लोग बीजेपी से हैं, आप लोग गौ संरक्षण की बहुत बात करते हैं, तो उसको लेकर क्या आप कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी चर्चा हुई है और वो स्वयं भी इस बात को लेकर के बहुत फोकस्ड हैं, और उन्होंने भी कहा कि हमें अब इस पर बहुत कारगर ढंग से काम करना है। एक तो गाय पन्नी पॉलीथीन खा करके ना मरे, इस पर प्रभावी कार्य योजना बनानी है। दूसरा, गौशालाओं को बहुत उन्नत किस्म की गौशाला हमें बनानी है, यानी गौशालाएं केवल सरकारी प्रयास से बन जाए और वहाँ गाय के लिए चारा भी ना हो, वहाँ अधिक धूप से बचने, बारिश से बचने के लिए छाया भी ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, उनकी देखरेख के लिए कोई ना हो, तो ऐसी गौशालाएं सक्सेस नहीं कही जा सकती है। गौशालाएं तभी सक्सेस होंगी जब गाय के लिए वहाँ पर्याप्त चारा होगा, पर्याप्त पानी होगा, उनकी देखरेख के लिए वहाँ कर्मचारी होंगे, तब तो वो सक्सेस रहेगी। गाय को तो हमारे यहाँ हम माता के रूप में मानते हैं और कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवताओं का गाय में वास होता है, तो हम ऐसे कैसे देख सकते हैं कि वो पन्नी खाकर मर रही है या कत्ल खानों में कट जाती हैं? ऐसी गतिविधियों पे बहुत ताकत से रोक लगाने की आवश्यकता है और हम सब बहुत जल्द इस पर बहुत प्रभावी ढंग से काम करने वाले हैं, और सरकार का भी बहुत स्पष्ट इसमें मानना है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने इस पर बहुत स्पष्ट कहा है
कि यार गाय को तो हम किसी भी सूरत में कहीं कटने नहीं देंगे, अगर उस पर हमें कितने ही प्रभावी कानून बनाने पड़े हम बनाएंगे। तो जब मुख्यमंत्री इतने फोकस्ड हैं, नगर निगम भी, हम सभी महापौर जी, सारे पार्षद, हमारे सब इस बात के पक्षधर हैं कि हाँ, गाय के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द ये व्यवस्था भी आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी। मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है, जल गंगा अभियान, तो उसको लेकर नगर निगम क्या कर रहा है? क्योंकि देखिए, पानी की हर वक्त बात आती, गर्मी पे पानी की किल्लतें आती हैं, अब बरसात आ जाएगी तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम की बात आती है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संरक्षण को लेकर के एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है, जो जल गंगा संवर्धन अभियान, ऐसा उन्होंने नाम दिया है। प्रत्येक क्षेत्र में कुएं, बावड़ी, जल के स्रोत वो जीवित रहें, संरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, इसके लिए उन्होंने व्यापक अभियान की शुरुआत की है। और सौभाग्य से उन्होंने भोपाल से शुरुआत की है, हम सबको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, अगर उनको आज हमने संरक्षित नहीं किया तो आने वाला कल जल संकट से जूझेगा। कुएं, बावड़ी जमीन को रिचार्ज करने का काम करते हैं, यानी हमारी जो पुरानी बावड़ियां हैं, पुराने कुएं हैं, वो जहाँ पानी देने का काम करते हैं, वहीं वर्षाकालीन पानी को ज़मीन में नीचे उतारने का भी काम करते हैं। तो यानी वाटर रिचार्जिंग के सबसे बड़े अगर कोई स्रोत है तो वो कुएं, बावड़ी हैं। इसलिए उनको संरक्षित करना, उनको सुरक्षित करना, उनको साफ बनाना, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा रहे और भविष्य में जल संकट की स्थिति किसी प्रकार से ना हो। इसलिए ये अभियान कई दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए जल को सुरक्षित किया है। और निश्चित रूप से ये अभियान एक जन अभियान बनना चाहिए। ये केवल सरकारी अभियान नहीं है, ये तो जन जन का अभियान है। हमारे कुएं, बावड़ी की रक्षा करना, उनको स्वच्छ बनाना, जल स्रोतों को स्वच्छ बनाना हम सभी का दायित्व है। सरकारी संस्थाएं, सरकारी प्रयास तो हो ही रहे हैं, पर इसमें प्रत्येक नागरिक को अपना इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि कई बार आपका नाम हमने पढ़ा है कि विधानसभा के लिए नाम आगे आया, विधायक के टिकट के लिए, हालांकि किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो आगे हम आपको किस भूमिका में देखें? हालांकि अभी आपको 1 ही साल हुए हैं नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में। मुक्ता जी, मैं आपको बता दूं, आज तक संगठन में मैंने अपने लिए कोई जवाबदारी नहीं मांगी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारी जो नेतृत्व है उसको धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को आज भोपाल राजधानी का नगर निगम अध्यक्ष बना करके उन्होंने काम करने का अवसर दिया है। मैं पहले भी जब पार्षद रहा तो भी टिकट मांगने कहीं नहीं गया था। संगठन ने तय किया था कि आपको उस वार्ड से चुनाव लड़ना है। इसके बाद जब मैं चुनाव नहीं लड़ा, जैसा आपने अभी पूर्व में उल्लेख किया कि आपकी वाइफ को भी आपने टिकट के लिए मना कर दिया, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मुझे गवर्नर नॉमिनी के रूप में ईसी मेंबर बना करके 2 बार भेजा। वहाँ पर बहुत सारे हमने बदलाव किए, 6 विभागों को एक्सलेंस अवार्ड कराया, कई प्रकार के डेवलपमेंट के हमने नए प्रोजेक्ट शुरू किए और लगभग 25-30 करोड़ के हमने वहाँ विकास कार्य करे और वहाँ पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने नया रूप दिया, नया बनाया, जिससे आज छात्रों को बहुत लाभ मिल रहा है। तो मुझे जब जब संगठन ने जो जो काम दिया मैं करता गया हूँ और उस संगठन के आदेश का अक्षरशः पालन किया है। मुझे किस भूमिका में संगठन कहाँ कब भेजेगा मुझे भी पता नहीं होता है। मुझे आदेश होता है कि अब आपके लिए कुछ अलग भूमिका तय की गई है, वो उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। इतना सिंपल रहता है? हाँ, बिल्कुल सिंपल रहता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में देखिए, हमने सब ऐसे उदाहरण देखे हैं हाँ। कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो राज्यसभा के सांसद हो जाएंगे। ऐसे कई नाम हैं। हाँ। उनको खुद को नहीं पता था। सुचित्रा वाल्मीकि जी को भी उनको खुद को नहीं मालूम था कि राज्यसभा के लिए उनका नॉमिनेशन हुआ है। कविता पाटीदार जी हमारी प्रदेश की महामंत्री थी, पर उनको नहीं मालूम था कि राज्यसभा सांसद के लिए उनका नाम तय हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है। ये हमारा
अलग प्रकार का जो कार्य व्यवहार है संगठन के अंदर, वो प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करता है और उनको लगता है कि इस कार्यकर्ता को ये काम बेहतर रूप से दिया जा सकता है और ये इसको बेहतर करेगा, उसको पार्टी काम देती है। और बिना पूर्व जानकारी के मिलता, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है, बिल्कुल बीजेपी में ये रहता ही है। अब वो सारंगी जी जो हमारे सांसद पहली बार बने, उनके पास तो अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। जब उनके पास केंद्रीय नेताओं का फ़ोन गया, ऐसा कहते हैं कि अमित शाह जी का फ़ोन गया और उनको कहा गया कि आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में नाम है, तो उनको लगा कोई मजाक कर रहा है। तो ये भाजपा में संभव है। आप देखिए, पहले हमारे रेल मंत्री कौन थे? जो शिवसेना के थे। और मोदी जी को लगता था कि रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है और अमुख व्यक्ति इस विषय के विशेषज्ञ हैं। और अगर शिवसेना उनको राज्यसभा से नहीं भेज रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी राज्यसभा से सीट को देकर के मंत्री बनाया। आज हमारे विदेश मंत्री कौन है? वो तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। आज विदेश मंत्री एक IAS अधिकारी रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मोदी जी का जो विजन है, वो देश के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों को उचित स्थान देना और देश के लिए बेहतर काम उनसे लेना, ये उनका काम है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारे अच्छे उदाहरण भी हमारे साथ साझा किया। आप स्वदेश न्यूज़ के दफ्तर में आए, आपने समय निकाला हमारे लिए इस कार्यक्रम सबकी बात के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी से। जैसा आपने अभी सुना, बहुत बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। उनका ये मानना है कि कोई अगर समस्या सामने आ रही है तो उसका समाधान होना चाहिए, भले कितने भी व्यवधान आए। और चूंकि वो बहुत शुरू से, बचपन से ही संघ से जुड़े रहे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, तो उनका ये मानना है कि जो भी पार्टी उनके लिए डिसीजंस लेती है वो सही लेती है। वो अपने आप से आगे बढ़ के उन्होंने अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।